हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंजीनियरिंग अर्थशास्त्र और लेखा, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के थर्ड यूनिट में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें है उत्पादन एवं लागत विश्लेषण। उत्पादन का कार्य, जिसे हम परिभाषित कर सकते हैं कि उत्पादन फंक्शन जो है उसमें इनपुट होते हैं श्रम, पूंजी और भूमि, और किसी फर्म द्वारा उत्पादित आउटपुट के बीच के संबंध को दर्शाता है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि Q इज द उत्पादन यानी प्रोडक्शन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L, K और M, जिसमें हम L को श्रम, K को पूंजी और M को सामग्री समझें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है इन तीन चीज़ों से प्रभावित होता है उत्पादन। तो ये जो कहलाएगा ये उत्पादन के इनपुट्स फंक्शन कहलाएंगे। यानी हम जब कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें श्रम लगता है, पूंजी लगती है और भूमि लगती है। तो यह भूमि को हमने यहाँ पे सामग्री, जो भी सामग्री है वो कोई भी सामग्री लग सकती है, चाहे अचल सामग्री है या डे बाय डे की यूज़ करने वाली है, कंज्यूमेबल आइटम है, ये सभी प्रकार से पूंजी जो हमें कैपिटल, वर्किंग कैपिटल है और साथ में लेबर। तो हमने इस प्रकार है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए आटा, श्रम और ओवन का इस्तेमाल होता है। आटा लगेगा, ओवन से पकेगा और श्रम लगेगा। अब इसमें आटा कंज्यूमेबल आइटम हो गया, मटेरियल हो गया, श्रम लेबर हो गया और ओवन जो है वो सामग्री है। वो कौन सी सामग्री हुई? अचल संपत्ति या अचल सामग्री। इसका इस्तेमाल होता है और बेक की गई यानी सेकी गई जो रोटियां हैं की संख्या इस्तेमाल किए गए प्रत्येक इनपुट मात्रा पर निर्भर करती है। यदि हम ज़्यादा डबल रोटियां या ब्रेड बना रहे हैं तो उसमें ज़्यादा श्रम लगेगा, ज़्यादा आटा लगेगा, पर ओवन ज़्यादा नहीं लगेगा, पर वो कंटिन्यूस उसका वर्किंग ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ये इनपुट्स जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमारा आउटपुट भी बढ़ता है। तो उत्पादन के कार्यों का जो प्रकार है यदि हम देखें तो अल्पकालीन उत्पादन फलन हो सकता है और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन कम से कम एक इनपुट निश्चित होता है और दूसरे में दीर्घकालीन उत्पादन फलन, इसमें सभी इनपुट परिवर्तनशील होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो आपके सिलेबस में है कि पैमाने पर प्रतिफल यानी कि रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल में है, स्केल पर रिटर्न यह बताता है कि जब इनपुट अनुपातिक रूप से बदलते हैं तो आउटपुट कैसे चेंज होता है। हम इस फंक्शन से ये जानते हैं कि इनपुट को यदि प्रोपोर्शनली अनुपातिक रूप से बदलेंगे तो आउटपुट में क्या तब्दीली यानी कैसे बदलाव आएगा। प्रकार देखते हैं, पैमाने पर बढ़ते प्रतिफल यानी कि इंक्रीज्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल। जब इनपुट की अनुपातिक वृद्धि से उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि होती है। उदाहरण, एक कार विनिर्माण संयंत्र अपनी इनपुट क्षमता को दोगुना कर देता है तथा दक्षता में वृद्धि के कारण 3 गुना अधिक कारें बनाता है। हम यदि ये इंक्रीज वाला है, मतलब यहाँ पर यह है कि हम IRS जिसे बोल रहे हैं रिटर्न टू स्केल। अब रिटर्न टू स्केल के में यदि अनुपातिक रूप से बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यदि वो कार कंपनी ने देखा कि हमारे यहाँ काम करने वाले एक दक्षता उनकी ज़्यादा है, तो वो यदि थोड़ा सा चेंज करता है यानी डबल करता है तो कहीं जाकर के ट्रिपल बल्कि उनका उत्पादन हो जाता है। तो इससे हम कहते हैं इंक्रीज्ड रिटर्न ऑन स्केल। ठीक है, तो पैमाने पर बढ़ते प्रतिफल। दूसरा होता है कि कांस्टेंट, मतलब आप यदि रिटर्न ऑफ स्केल में अनुपातिक इनपुट में वृद्धि भी करते हैं पर उनके उसमें उतनी ज़्यादा नहीं बल्कि एक कांस्टेंट दर पे उसके रिटर्न में समानुपातिक वृद्धि होती है। जब इनपुट में अनुपातिक वृद्धि से उत्पादन में भी समानुपातिक वृद्धि होती है तो उसे हम कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल कहते हैं। उदाहरण लेते हैं, एक दर्जी की दुकान है, अपनी मशीन और श्रमिकों की संख्या वो दुगनी कर देता है, तो जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन कपड़ों की संख्या भी दुगनी हो जाती है, पर वो तिगनी नहीं हो जाती क्योंकि जितने दर्जी हैं जितनी मशीनें देंगे उसी के अनुपात में वो वृद्धि हुई, मतलब वो कांस्टेंट चला। अब समझ में आया, दोनों में इंक्रीज तो हो रहा है, मतलब इनपुट को तो इंक्रीज करने से आउटपुट तो इंक्रीज होता है,
पर यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज करने पर कुछ ज़्यादा रिटर्न हमारा जो है इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट ज़्यादा यहाँ पर जितना उतना ही। और एक और भी होता है जो घटता हुआ, जिसे हम पैमाने पर घटता प्रतिफल कहते हैं, डिक्रीज्ड रेट ऑफ, जो रिटर्न ऑफ स्केल, डिक्रीज रिटर्न ऑन स्केल। ये जब इनपुट में अनुपातिक वृद्धि से उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि कम हो जाती है। ऐसा कब होता है? जैसे सपोज एक रेस्टोरेंट है, अधिक शेफों की संख्या नियुक्त कर देता है, लेकिन भाई कमी के कारण उत्पादन तो में केवल मामूली वृद्धि होती है। अब वहाँ पे जो स्थान की कमी है, मतलब आपने अपना जो किचन है वो तो नहीं बढ़ाया, तो वहाँ काम करने वाले केवल एक ही वक्त पे एक ही जितने व्यक्ति हैं जो एक कांस्टेंट संख्या में ही काम करेंगे। तो आप कितना ही भी बढ़ा दें शेफ़ों की संख्या, यानी काम करने वाले जो शेफ़ हैं, बनाने वाले कुक की संख्या, लेकिन वो वृद्धि नहीं होती है। तो इस प्रकार हमने 3 इनके रिटर्न टू स्केल के ऊपर देखे। अब देखते हैं उत्पादन अनुकूलन, मतलब प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। ये प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? उत्पादन अनुकूलन। उत्पादन अनुकूलन में आउटपुट को अधिकतम करने या लागत को न्यूनतम करने के लिए इनपुट संयोजनों को समायोजित करना शामिल है। उदाहरण देखते हैं। एक स्मार्टफोन निर्माता न्यूनतम अपशिष्ट के साथ अधिकतम फोन बनाने के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखला और उत्पादन प्रक्रिया को अनुकूलित करता है। ये ऑप्टिमाइजेशन इन द प्रोडक्शन होता है। फिर चौथा नंबर है न्यूनतम लागत इनपुट संयोजन। अब ये जो मिनिमम कॉस्ट में इनपुट का जो कॉम्बिनेशन हमें बनाना है उसे कहते हैं, जैसे MRTS कहते हैं। तो MRTS में मार्जिनल जो है वो हमारे पास रिटर्न टू स्केल क्या होगा? लागत को न्यूनतम करने के लिए कंपनियां इनपुट मिश्रण का चयन करती हैं, जहां MRTS तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, यहाँ पे MRTS का मतलब ये हुआ कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्नोलॉजी सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर बराबर इनपुटों का कीमतों का अनुपात। यदि स्थिर उत्पादन के लिए, मतलब एक कांस्टेंट दर से MRTS है, कांस्टेंट MRTS के लिए चेंज इन कैपिटल डिवाइडेड बाई चेंज इन लेबर, मतलब प्रत्येक चेंज के लेबर के लिए चेंज जो कैपिटल है, मतलब पूंजी में परिवर्तन प्रति श्रम में परिवर्तन बराबर होता है। उदाहरण के लिए फर्नीचर बनाने वाली कंपनी उत्पादन स्तर को बनाए रखने के लिए लागत को न्यूनतम करने के लिए अधिक श्रमिकों को नियुक्त करके या स्वचालित मशीनों में निवेश करने के बीच चयन करती है। सपोज एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है, अपने उत्पादन स्तर को बनाए रखना है, मतलब अब वहाँ पर भी तो कैपिटल का जो चेंजेस हो रहा है वो बनाए रखने के लिए हमारे को एक स्तर को बनाए रखना है, एक स्तर को बना कि हमारा इतने प्रोडक्शन होना है, तो उसको क्या करेगी? ज़्यादा यदि कम हो रहा है तो वहाँ पे या तो फिर ऑटोमेटिक मशीनें यूज़ करी जाएगी या फिर श्रमिकों की संख्या बढ़ाई जा सके। तो ये इनके बीच में हम चयन करते हैं कि कैसे करना, इसको हम आगे और आप स्पष्ट करते हैं। और पांचवा है आइसोक्वेंट। आइसोक्वेंट जो होता है वो एक कर्व है जो इनपुट के बीच विभिन्न संयोजनों को दर्शाता है जो समान स्तर का आउटपुट उत्पन्न करते हैं। उदाहरण ले रहा है, एक कृषि व्यवसाय समान मात्रा में फसल उत्पादन के लिए आइसोक्वेंट नीचे की ओर झुके होते हैं। उच्च आइसोक्वेंट उच्च उत्पादन स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं और आइसोक्वेंट कभी भी प्रक्षेप नहीं करते। आइसोक्वेंट का अर्थ होता है कि बराबर की मात्रा प्राप्त करने के लिए आप दो जो वेरिएबल्स हैं, दो चर हैं, चर राशियां हैं, उनमें से आप संयोजन करते हैं। मतलब ये कि यदि आप किस चीज़ को बढ़ाएं और किस चीज़ को घटाएं, कोई ना कोई चीज़ बढ़ेगी तो कोई ना कोई चीज़ घटेगी, और इन दोनों के बीच में हम चयन करना है ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो स्थिर रहे, यानी आइसोक्वेंट। तो इसको हम एक ग्राफ के रूप में देखेंगे आगे। ये देखिए, ये जो ग्राफ है वो आइसोक्वेंट है। यदि मैं बोलूँ यहाँ पे कि लेबर है और ये है कैपिटल है, तो लेबर और कैपिटल के बीच में हम ग्राफ खींचें तो आप देखेंगे कि ये वाला ग्राफ जो होता है, ये वक्र जो दिख रहा है ये वाला, तो ये वाला जो वक्र आइसोक्वेंट कर्व कहलाता है, जबकि ये लाइन जो दिख रही सीधी लाइन ये आइसो कॉस्ट लाइन कहलाती है, और ये वाला जो दिख रहा है ये पॉइंट, ये लीस्ट
कॉस्ट कॉम्बिनेशन कहलाता है, मतलब ये इस लाइन को और इस लाइन के बीच में। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये दो कैपिटल और लेबर दोनों बराबर हो जाता है। इसको समझते हैं। आइसोकेंट लेबल वाली घुमावदार रेखा, ये जो दो इनपुट यहाँ श्रम और पूंजी, ये हमने इनपुट लिया है कि सभी संभावित योजनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जो आउटपुट के एक विशिष्ट समान स्तर का उत्पादन कर सकती है। इसे उत्पादन उदासीनता वर्ग के रूप में देख सकते हैं। उदाहरण करें कि एक बेकरी प्रतिदिन 100 रोटियां बनाती है, तो आइसोकेंट यानी श्रमिक को श्रम हुआ और ओवन यानी पूंजी हुआ के सभी संयोजनों को दर्शाता है। यहाँ पे हम यदि ओवन की संख्या यहाँ पर रखें, यहाँ लेबर की संख्या रखें, तो संयोजन को दर्शाता है। तो जो इस 100 पाव उत्पादन को प्राप्त कर सकते हैं, यानी 100 जो है पाव बना रहे हैं, तो आपके पास कई श्रमिक और कुछ ओवन, या कई ओवन और कुछ श्रमिक या आइसोकेंट के बीच में संयोजन हो सकता है। मतलब ये हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ओवनों की संख्या घटा दें, श्रमिकों की संख्या बढ़ा दें, या हो सकता है कि श्रमिकों की संख्या घटा दें तो ओवनों की संख्या बढ़ा दें। तो हम इन दोनों के बीच में एक ऐसा मार्ग चुनते हैं कि जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। देखें आइसो कॉस्ट लाइन क्या कहती है। जो अपन ने देखा पीछे ये आइसोकेंट लाइन है, ये वाली लाइन, ये क्या कहती है? ये कहती है आइसो कॉस्ट लाइन लेबल वाली सीधी रेखा श्रम और पूंजी के सभी संयोजनों का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें किसी निश्चित कुल लागत के लिए खरीदा जा सकता है। यह निर्माता के लिए बजट की कमी है। उदाहरण मान लें कि बेकरी में श्रम और ओवनों के लिए 500 रुपये का दैनिक बजट है। यदि किसी कर्मचारी की लागत प्रतिदिन 50 रुपये है और एक ओवन की कीमत 100 रुपये है, तो आइसोकेंट लाइन श्रमिकों और ओवनों के साथ संयोजन को दर्शाती है जो बेकरी उस 500 रुपये के बजट के साथ वहन कर सकती है। न्यूनतम लागत संयोजन वह बिंदु जहां आइसोकेंट और आइसोकॉस्ट लाइन स्पर्शी एक बिंदु पर स्पर्श करती है, वे न्यूनतम लागत संयोजन है। यह इष्टतम बिंदु है जहां बेकरी न्यूनतम संभव लागत पर वांछित उत्पादन जैसे 100 रोटियां हैं का उत्पादन कर सकती हैं। उदाहरण के लिए हमारे बेकरी परिदृश्य में वह बिंदु जहां आइसोकेंट और आइसोकॉस्ट लाइन मिलती है श्रमिकों और ओवनों की विशिष्ट संख्या दिखाती है जो बेकरी को 500 रुपये के लिए 100 रोटियां बनाने की अनुमति देगी, जो उनके बजट का सबसे कुशल उपयोग है। तो ग्राफ से हम ऑप्टिमाइजेशन फाइंड करते हैं कि कहाँ हमारे लिए वांछित है। छठवां नंबर, उत्पादन फलन के प्रबंधकीय उपयोग। इनपुट विकल्पों के संबंध में निर्णय लेने में ये सहायता करता है। इसका पर्पस क्या है? लागत न्यूनीकरण के रणनीति निर्धारित करता है और उत्पादन प्रक्रियाओं के उत्पादकता और दक्षता का मूल्यांकन करता है। उदाहरण के लिए एक लॉजिस्टिक कंपनी अधिकतम डिलीवरी के लिए आवश्यक ट्रकों और ड्राइवरों की इष्टतम संख्या निर्धारित के लिए उत्पादन फंक्शन का विश्लेषण करती है। देखते हैं भी अपन आगे। लागत अवधारणाएं क्या होती है, पहले देख लें इसको। लागत अवधारणाएं, अब लागत की जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं? निश्चित लागत, परिवर्तनीय लागत, कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। निश्चित लागत फिक्स कॉस्ट, वे लागतें जो उत्पादन के साथ नहीं बदलती, जैसे किराया। उदाहरण के लिए किसी फैक्ट्री का मासिक पट्टा भुगतान उत्पादन स्तर पर ध्यान दिए बिना एक समान रहता है। फिर हो सकता है कि परिवर्तनीय लागत, वेरिएबल कॉस्ट, लागत जो उत्पादन के साथ बदलती रहती, जैसे कच्चा माल, आज कुछ है कल कुछ है। उदाहरण के लिए अधिक ब्रेड उत्पादन के साथ बेकरी के लिए आटे की लागत बढ़ जाती है। फिर टोटल कॉस्ट, कुल लागत, स्थिर और परिवर्तनीय लागतों का योग। इसमें हम टोटल लागत कैसे देखते हैं? दोनों के योग है। औसत लागत, औसत एवरेज कॉस्ट, आउटपुट की प्रति इकाई लागत, ठीक है। इसे हम TC डिवाइडेड बाई Q कह सकते हैं। प्रोडक्शन से डिवाइड कर देते हैं टोटल लागत को, तो आउटपुट प्रति इकाई निकल जाती है। फिर सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट एक अतिरिक्त इकाई के
उत्पादन की अतिरिक्त लागत। जैसे ऑटोमोबाइल संयंत्र में एक अतिरिक्त कार के उत्पादन की जो लागत आएगी वो एक अतिरिक्त लागत है, वो मार्जिनल कॉस्ट है। हम बनाने वाले हैं 100 यूनिट पर 101 यूनिट बना रहे हैं, तो एक मार्जिनल हमारे लिए कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अब हम देखते हैं लागत फंक्शन क्या है। लागत फंक्शन आउटपुट और कुल लागत के बीच के संबंध को दर्शाता है। गणितीय रूप में हम देखें तो टी सी इज इक्वल टू एफ सी प्लस वी सी इंटू क्यू। उदाहरण के लिए एक कपड़ा मिल अपने लागत फंक्शन का विश्लेषण यह निर्धारण करने के लिए करती है कि कच्चे माल की लागत में परिवर्तन कुल उत्पादन लागत को कैसे प्रभावित करता है। तो हम इस फंक्शन से, ये जो फंक्शन दिख रहा है हमारे पास, इससे हम ये देखेंगे कि कैसे यहाँ पर इस वाले इक्वेशन से हम कैसे निकालते हैं। तो आगे चलते हैं। लागत के निर्धारण। लागत के निर्धारण प्रौद्योगिकी, उन्नत प्रौद्योगिकी लागत कम करती है। प्रौद्योगिकी मतलब जहाँ भी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे आप, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो लागत को कम करेगी। उदाहरण के लिए कार असेंबली लाइन में एक ऑटोमेटिक स्वचालन श्रम लागत को कम कर देती है और दक्षता भी बढ़ जाती है इससे। तो ये निर्धारक हैं इनके लागत के, मतलब कैसे हम उसको इफेक्ट डालते हैं। सेकंड नंबर है पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं, मतलब इकोनॉमिक्स ऑन स्केल। तो यहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन से प्रति इकाई लागत कम हो जाती है। हम ज़्यादा माल बनाएंगे तो पर जो हमारे लिए एक पर यूनिट कॉस्ट घट जाती है ज़्यादा मात्रा में बनाने पे। एक बड़ी पेय कंपनी है, थोक खरीद के कारण प्रति इकाई कम लागत पर शीतल पेय उत्पादन कर सकती है। हम यदि चाहेंगे कि हमें कोल्ड ड्रिंक बनाना है, यदि हम 10 लीटर बनाएंगे तो ज़्यादा पैसा लग रहा है, वहीं हम 100 लीटर बनाएंगे तो टोटल लागत पर यूनिट कम हो जाएगी, बढ़ेगी पर प्रत्येक इकाई पे कम पड़ेगी। इनपुट की कीमत। इनपुट की कीमत उच्च इनपुट लागत से उत्पादन लागत बढ़ जाती है। उदाहरण देखते हैं, ये स्टील की बढ़ती कीमतों के से कारों के निर्माण की लागत बढ़ रही है, तो ये इनपुट की कीमत बढ़ने से हमारी लागत बढ़ जाती है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये कौन कौन से ये पॉइंट हैं जिसके कारण लागत हमारी या तो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उनके निर्धारण कैसे हो रहा है। सरकारी विनिमय। सरकारी विनियमन मतलब होता है नियम, जो जैसे कर है, टैक्सेस है, सब्सिडी है, ये सब कैसे हमारे को प्रभावित करते हैं। कम होगी तो कम, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा, ठीक है। फिर सरकारी, उसके अलावा समय अवधि। अब यदि अल्प अवधि और दीर्घ अवधि लागत दोनों अलग अलग होती है, ये डिपेंड करती है कि क्या सिचुएशन है। हो भी सकता है कि कम समय में बढ़ जाए या घट जाए और दीर्घ समय में कम हो जाए या घट जाए, ये डिपेंड करता है। लघु अवधि और दीर्घ अवधि के लागत वक्र में कर्व खींचते हैं। एक वक्र में हम देखते हैं कि निश्चित इनपुट से घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं और दीर्घकालीन लागत वर्ग में सभी इनपुट परिवर्तनीय हैं, तो फर्म उत्पादन में हमारे को समायोजित कर सकती है। उदाहरण के लिए सीमित ओवन के कारण एक बेकरी की लागत अल्प अवधि में अधिक हो जाती है, लेकिन यदि प्रति इकाई लागत को कम करने के लिए यदि हम लॉन्ग टर्म्स में लें यदि, तो विस्तार किया जा सकता है कम करने के लिए। अब ग्राफिकल प्रतिनिधित्व देखते हैं क्या होता है इसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अल्प अवधि औसत लागत, जिसे हम SAC वर्ग कहते हैं, इसे घटते प्रतिफल के कारण U आकार का होता है। दीर्घ अवधि में औसत लागत LAC वक्र सभी ऐसी वर्ग का हम इसको देखते हैं कैसे करता है काम। लागत उत्पादन निर्णय। लागत उत्पादन निर्णय में फर्म सीमांत लागत MC और सीमांत राजस्व यानी कि मार्जिनल जो रेवेन्यू है उसका विश्लेषण करने पर उत्पादन स्तर तय करती है। और इष्टतम मतलब ऑप्टिमम उत्पादन स्तर वह है जहां मतलब हमारे लिए ऑप्टिमम प्रोडक्शन लेवल वो होगा जब MC और MR बराबर हो जाएंगे, मतलब जो फर्म का मार्जिनल कॉस्ट है और राजस्व दोनों हैं बराबर हो जाएंगे। उदाहरण के लिए एक स्मार्टफोन कंपनी मांग और एक अतिरिक्त इकाई जोड़ने की सीमांत लागत के आधार पर अपना उत्पादन निर्धारित करती है। नंबर 12, लागत का अनुमान। लागत आकलन में निम्नलिखित
का उपयोग करके भविष्यों की लागतों को पूर्वानुमान लगाना शामिल है। इसमें क्या क्या है? ये हैं दो चीज़ें, इंजीनियरिंग दृष्टिकोण, इनपुट आउटपुट संबंधों पर आधारित, और सांख्यिकी दृष्टिकोण, लागत कार्यों का अनुमान लगाने के लिए प्रतिगमन मॉडल का उपयोग करना। उदाहरण, एक निर्माण कंपनी किसी एक नई परियोजना की लागत का अनुमान लगाने के लिए पिछली परियोजनाओं के आंकड़ों और लागतों का मॉडल का उपयोग करती है। अब हम इस पे न्यूमेरिकल थोड़ा सा देखेंगे तो आपको एक बात क्लियर होगी जो हमने समझा। अंक एक प्रश्न देख लेते हैं। श्रम, लेबर एल से दिखा रहे हैं, पूंजी को के से दर्शाते हैं यदि, और हम एक उपयोग करके विजिट बनाते हैं, विजिट सीट। तो उत्पादन फंक्शन का सरलीकृत किया गया है, जहाँ Q बराबर L इंटू के, जहाँ Q जो है विजिट की मात्रा है, और फर्म 100 विजिट है, मतलब 100 उत्पादन करना चाहती है। श्रम की लागत हमारे पास $10 प्रति इकाई है, और पूंजी की लागत $40 प्रति इकाई है। एक डॉलर या रुपए समझ लीजिए, इसको रुपए समझ लीजिए। तो यहाँ पे कार्य दिया है, वर्क है आपके लिए असाइनमेंट, एल और के ऐसे संयोजन ज्ञात करें जो 100 विजिट उत्पन्न करे। विजेट कह रहा है, ये विजेट्स मतलब यहाँ पर ये विजिट नहीं है, विजिट सीट नहीं है। विजिट्स का मतलब यहाँ पर आगे एक घड़ी या कोई भी ऐसा उपकरण है जो इसको बनाना है, ठीक है। तो ये बनाने के लिए, तो इस सपोज एक प्रोडक्ट है ये, तो ये 100 प्रोडक्ट बना सके। तो हमारे पास देखो क्या है, ये कह रहा है कि हमें ये सब चीज़ें आपके पास इनपुट दे दिया है कि 100 फर्म जो है 100 विजिट का उत्पादन करती, Q बराबर 100 है। लागत जो है हर एक की आ रही, W की लागत जो आ रही है वो $10 प्रति इकाई या ₹10 प्रति इकाई है। यहाँ ₹40 प्रति इकाई है। ये पूंजी की लागत, श्रम की लागत, ये इतने प्रोडक्ट बनाने हैं। अब हमारे पास असाइनमेंट में कि एल और के क्या है? श्रम और पूंजी, ये दोनों के बीच में समायोजन हमें निकालना है कि कैसे, मतलब कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच में, एल को बढ़ाएं कि या के को बढ़ाएं या कितना करें, और फिर उसके बाद न्यूनतम लागत संयोजन का निर्धारण करना है। तो आइसोकेंट यदि है तो आइसोकेंट कैसे निकालेंगे? देखिए, मैंने अभी बताया था जैसे कि जितना प्रोडक्शन है तो उसमें दो चीज़ों को समायोजन करना है, श्रमों की संख्या बढ़ा दें या आइटम की संख्या बढ़ा दें, मतलब मशीनों की संख्या बढ़ा दें। तो यहाँ पर देखते हैं Q बराबर मतलब होता है K इंटू एल। ये जो है हम जानते हैं कि प्रोडक्शन जो है, टोटल प्रोडक्शन जो है हमारे पास L और K इन दोनों का गुणांक है। तो हम चाहते हैं कि 100 हो Q, इसलिए हमारे पास L और K बराबर है 100। L और K 100 क्या है, इधर देख लीजिए, L और K 100 है। पहले से ही हमारे पास है कि ये दोनों जो चीज़ें हैं हमें 100 प्रोडक्शन है, मतलब इन दोनों के लिए इस फार्मूले से, हमारे पास ये फार्मूले से L इंटू के बराबर Q होता है। तो Q पहले से 100 है, तो L और K बराबर 100 है। अब हम यहाँ देखते हैं कि कैसे कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। यदि हम L को 10 रखते हैं, अब आप देखेंगे 10 क्यों रख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए $10 पर यूनिट है, तो $10 पर यूनिट है, तो हमने यहाँ पे रखा 10, तो वहाँ पे के अपने आप ही 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ आ गई। यहाँ पे यदि हमने 20 रखते हैं तो इसका मतलब ये 5 रखना पड़ेगा, तब जाके 100 होगा। 10 इंटू 10 100, 20 इंटू 5 100। अब यहाँ पे यदि हमने L को 5 कर तो K को 20 करना पड़ेगा। L को यदि हमने 25 किया है तो K हमारे लिए 4 हो जाता है। यहाँ L हमारे लिए 4 होता तो K और 25 होता है, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। तो इनके संयोजन से आइसोकेंट बिंदु का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे पास ये आइसोक्वेंट कहलाया, ये जो है ये हमारे पास आइसोक्वेंट है। अब आइसोकेंट की एक रेखा है, लाइन है, हम उसको तैयार कर सकते हैं। ये दो लाइन एक्स और वाई एक्सिस बना दें, और यहाँ पर यदि हमने एल ले लिया है और यहाँ हमने के ले लिया है, तो आप इसको रेखा को, लाइन को बनाएंगे तो ये आपके पास में इस प्रकार का कर्व बन जाएगा, आइसोकेंट लाइन। अब यहाँ पर देखिए C इज इक्वल टू WN प्लस आर के। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं अपन, वैल्यू रखा तो हमने पास क्या हो जाएगा, WL प्लस आर के, 10L प्लस 40K।
लागत निकालना है। हमारे पास मालूम है कि प्रत्येक इकाई में W की संख्या दी है 10 और R की संख्या दी है 40, तो हमारे पिछले उससे निकल जाएगा, कॉस्ट निकल जाएगी। अब MRTS तकनीक, यही MRTS है कि तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह दर है, MRTS का मतलब होता है तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह दर है जिस पर फर्म एक इनपुट को दूसरे के लिए प्रतिस्थापित कर सकती है और जो एक आउटपुट स्थिर का स्थिरांक है। इस स्थिति में MRTS K/L है। कितना है MRTS? K/L। अब देखते हैं K/L ही होता है जो हमने पहले भी देखे थे। अब यहाँ पर ये देखते हैं K/L मतलब हमारे लिए 10/40, पहले देख लें 10/40 हुआ हमारे लिए, ठीक है। और पीछे देखें, ये देखिए 10 और 40 दिया है, तो यहाँ पर हमारे लिए क्या हो जाएगा, K/L जो दिया है वो 10/40 मतलब 1/4, तो जब K बराबर आ जाएगा 1/4 इंटू L। अब आप एक चीज़ देखिएंगे कि उत्पादन फंक्शन, क्योंकि L और K का 100 इतना पहले से हमारे पास में है, तो हम यहाँ पे वैल्यू L की जो है, ये वाला जो ऊपर वाले से आया L इंटू 1/L, मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि किसकी वैल्यू रख देंगे, उत्पादन फंक्शन में L इंटू के बराबर 100 रखेंगे, तो हमारे पास में L ये है इंटू के, तो के हमारे लिए ऊपर से आया, तो ये हमने सीधे सीधे यहाँ पर के रख दिया, L इंटू के की जगह हमने क्या 1/4L रखा, तो यह कितना 100 जो कहते हैं। तो इससे क्या फंक्शन निकला, इससे निकला L बराबर सीधे सीधे से 20। अब के ज्ञात करना है, तो के ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी वाले में L इंटू 1/4L इज इक्वल टू 100 में क्या कर देंगे, L की वैल्यू रख देंगे। L की वैल्यू कितनी 20 यहाँ से निकाला, तो ये 5 आ जाता है। तो ये सीधे सीधे से हमारे पास ही हम जानते थे पहले से भी कि 20 इंटू 500 होता है, तो ये फंक्शन से निकालते हैं। तो आंसर ये है कि 100 विजिट्स के उत्पादन के लिए न्यूनतम लागत का संयोजन श्रम की 20 इकाई और पूंजी की 5 इकाई है। तो इसी प्रकार संयोजन हम करते हैं, अलग अलग तरीके से फंक्शन रखते हैं। हमारे पास पहले से इनपुट्स जो हैं W/R प्राप्त रहता है, तो संयोजन को लागत से गणना करने पे ये सब चीज़ें आ गई। अब हमारे पास टोटल लागत निकालना है, तो टोटल लागत हमारे पास ये पहला वाला इक्वेशन जो दिया हुआ था, ये WL इन प्लस R के, तो इसमें सब वैल्यू और L और K की रख देंगे, तो 10L प्लस 40K, तो 10L प्लस 40K रखा, तो हमारे पास टोटल 400 ये हमारा प्रॉफिट आ गया। आइसोगैंट एक ही आउटपुट के लिए विभिन्न इनपुट संयोजन को दर्शाता है। आइसोकास्ट रेखा इनपुट की लागत को दर्शाती है और न्यूनतम लागत वह संयोजन है जहां आइसोकेंट रेखा का स्पर्शज्यामिति टेंजेंट है, जो यहाँ MRTS इनपुट के मूल्य के अनुपात के बराबर है। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आंसर जो अंकिक नहीं, न्यूमेरिकल नहीं है। उत्पादन फलन क्या है और ये क्या दर्शाता है? उत्पादन फलन ये एक गणितीय संबंध है जो किसी निश्चित अवधि में दिए गए इनपुट जैसे श्रम और पूंजी से उत्पादित की जाने वाली अधिकतम मात्रा का वर्णन करता है। यह इनपुट और आउटपुट के बीच तकनीकी संबंध को दर्शाता है तथा दिखाता है कि एक फर्म कितनी कुशलता से इनपुट को तैयार माल या सेवाओं में परिवर्तित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, पैमाने पर प्रतिफल की अवधारणा को समझाइए। पैमाने पर प्रतिफल से तात्पर्य है कि जब दीर्घकाल में सभी इनपुट अनुपातिक रूप में बढ़ाए जाते हैं तो आउटपुट में क्या परिवर्तन होता है। यह 3 प्रकार के होते हैं: पैमाने पर बढ़ता प्रतिफल, पैमाने पर स्थिर प्रतिफल और पैमाने पर घटता प्रतिफल। तो पैमाने पर बढ़ता प्रतिफल जो है इनपुट में वृद्धि की तुलना में उत्पादन में बड़े अनुपातों में होती है। पैमाने पर स्थिर में जो है इनपुट में वृद्धि के समानुपात से उत्पादन में भी वृद्धि होती है। और पैमाने में घटता प्रतिफल है इनपुट में वृद्धि की तुलना में आउटपुट में कम अनुपात में वृद्धि होती है। आइसोकेंट क्या है और उत्पादन अनुकूलन में उनका उपयोग कैसे किया जाता है। आइसोकेंट एक वह वक्र है जो इनपुट के उन सभी संयोजनों को दर्शाते हैं जो एक विशिष्ट स्तर का आउटपुट उत्पन्न कर सकते हैं। इनका और उपयोग उत्पादन अनुकूलन में किसी दिए गए आउटपुट स्तर के लिए इनपुट को कम करने
कम से कम लागत वाले संयोजन को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आइसोकास्ट लाइन जो इनपुट की लागत को दर्शाती है के साथ आइसोकेंट को संयोजित करके एक फर्म इष्टतम इनपुट संयोजन पा सकती है। सीमांत लागत को परिभाषित करें और इसका महत्व बताएं। सीमांत लागत उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से होने वाली अतिरिक्त लागत है। यह महत्वपूर्ण है कि क्योंकि यह फर्म को उत्पादन के स्तर को बारे में निर्णय लेने के लिए मदद करती है और सीमांत लागत की सीमांत राजस्व से तुलना करके फर्म लाभ अधिकतम उत्पादन का निर्धारित कर सकती है। निश्चित लागत और परिवर्तनीय लागत में क्या अंतर है? निश्चित लागत वे लागत होते हैं जो उत्पादन के स्तर के साथ नहीं बदलते, जैसे किराया या बीमा। परिवर्तनीय लागतें वे लागत होती हैं जो उत्पादन के स्तर जैसे कच्चा माल या प्रत्यक्ष श्रम के साथ सीधे बदलती हैं। एक विशिष्ट दीर्घकालिक और लागत वक्र के आकार की व्याख्या करें। एक विशिष्ट LRAC वक्र U आकार का होता है। प्रारंभ में पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के कारण यह नीचे की ओर झुकता है। न्यूनतम बिंदु पर यह पैमाने पर स्थिर प्रतिफल दर्शाता है और अंततः पैमाने की विसंगतियों के कारण यह ऊपर की ओर झुकता है। किसी फर्म की लागत संरचना को कौन से कारक निर्धारित करते हैं? कारकों में शामिल हैं प्रौद्योगिकी, इनपुट मूल्य, उत्पादन स्तर और प्रबंधकीय दक्षता। प्रौद्योगिकी, अधिक कुशल प्रौद्योगिकी लागत को कम कर सकती है। इनपुट मूल्य, श्रम, सामग्री और पूंजी की लागत में परिवर्तन है। उत्पादन स्तर, पैमाने की वित्तीयता यानी कि इकोनॉमी या विषमताएं। और प्रतिबंधकीय दक्षता, प्रभावी प्रबंधन से अपव्यय को न्यूनतम किया जा सकता है और लागत में कमी लाई जा सकती है। न्यूनतम लागत इनपुट संयोजन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य इनपुट का ऐसा संयोजन खोजना है जो किसी फर्म को न्यूनतम संभव कुल लागत पर उत्पादन का एक निश्चित स्तर पर बनाने की अनुमति देता है। यह तब प्राप्त होता है जब तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRTS इनपुट कीमतों के अनुपात के बराबर होती है। प्रबंधक उत्पादन फंक्शन की जानकारी का उपयोग कैसे करते हैं? प्रबंधक उत्पादन कार्य संबंधी जानकारी का उपयोग इनपुट का इष्टतम संयोजन निर्धारित करके, आउटपुट स्तर का पूर्वानुमान लगा के और प्रौद्योगिकी परिवर्तनों का प्रभाव का मूल्यांकन करके और उत्पादन प्रक्रियाओं की दक्षता का आकलन करके करते हैं। लागत आकलन का उद्देश्य क्या है? लागत आकलन का उद्देश्य है भावी लागतों का पूर्वानुमान लगाएं, मूल्य निर्धारित उत्पादन और निवेश के बारे में सूची निर्णय लें, लागत पर नियंत्रण रखें और कार्यकुशलता में सुधार करें और बजट और वित्तीय योजना बनाने में सहायता करें। तो उत्पादन जो प्रोडक्शन और कॉस्ट एनालिसिस में इतना ही है। आपको कुछ थोड़े से न्यूमेरिकल और देख लेने हैं और साथ ही इनको एलोबरेट करते हुए व्याख्या थोड़ा लंबी करके पढ़ें। ये मुख्य मुख्य पॉइंट बताए हैं, आपको ये सब मिल जाएगा और भी इसको देखते रहें और तैयारी करें। धन्यवाद।